Hi everyone, this is प्रोफेसर कुलसुम कमाल। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ मैनिया। आज हम कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, यानी आपकी जो ऑफर की एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना ज़रूरी होता है और उसी तरीके से ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होती है। वहीं उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना भी ज़रूरी होती है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपकी जो ऑफ़र है पूरा एक्सेप्ट होना चाहिए, और अनक्वालिफाइड का मतलब है कि बिना किसी चेंजेस के आपके वो एक्सेप्ट होना चाहिए। देखो, ये जो पूरा सेंटेंस मैं बता रही हूँ ये आपके सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 की बात करता है। ये कहता है कि एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी जो आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट होना चाहिए और बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। यानी कि आपका जो ऑफ़र है, जिसे हम प्रपोजल भी कहते हैं, ये बिना किसी कंडीशन और बिना किसी नेगोशिएशन के एक्सेप्ट होना चाहिए। यानी आप ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे, यानी ऑफरी जो है वो उस ऑफ़र को वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आपके ऑफर ने उस ऑफ़र को प्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी वो उसमें कोई न्यू कंडीशंस ऐड नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई फर्दर नेगोशिएशंस करेगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑफ़र जो है वो आपके एक्सेप्ट होना चाहिए बिना किसी वेरिएशन के, क्वालिफिकेशन के या फिर मॉडिफिकेशन के लिए। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है। ठीक है, अब एक्स ने वाई को ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरा सोफ़ा ख़रीदोगे। उसने कहा कि क्या तुम मेरा सोफ़ा ख़रीदोगे, जो कि 50,000 रुपये का है। अब अगर वाई इस ऑफ़र को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन वहीं अगर वाई इसमें कोई नेगोशिएशन कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सोफ़ा तो ख़रीद लूँगा लेकिन 50,000 का नहीं यार, 30,000 का ख़रीद लूँगा, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई? नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो आपके वाई ने ऑफ़र दिया है वो एक काउंटर ऑफर हो जाएगा, एक वो न्यू ऑफर हो जाएगा। अब एक्स को वाई के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये एक्स के ऊपर होता है, लेकिन वाई की ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है। ठीक है, ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं ये घर तुम्हें एक ही कंडीशन पे बेचूंगा कि ए जो है वो इस घर में 5,000 रुपये महीने के रेंट से रहता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी की एक वैलिड एक्सेप्टेंस जब होगी जब वो ऑफ़र को ऐसे ही, यानी इस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर वो प्राइस में कोई चेंज कर देता है, जैसे 2 लाख का मकान है तो वो कहता है ठीक है मैं 1 लाख में ले लूँगा, या फिर आपके 5,000 पर मंथ का जो रेंट फिक्स हुआ है उसके अलावा वो कहेगा मैं नहीं भाई 7,000 रुपये पर महीना लूँगा। तो यहाँ अगर वो ऐसी कोई चेंज कर देता है प्राइस में या कंडीशन में, तो वो आपके क्या होगी, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। या फिर वो आपके घर खरीदने की कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन आपके रेंट पे रहने की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब भी ये आपके वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए की एज इट इज़ ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपकी कुछ ऐसी 3 कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड नहीं होती है। इसको 3 टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि जब आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड नहीं होती है, अमाउंटिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र, जब आप ऑफ़र को रिजेक्ट करते हो। दूसरा आता है जब एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं होती, नॉट अमाउंटिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑफर, यानी आप जब ऑफर को रिजेक्ट नहीं करते हो। और जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है वो आता है जब आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपके ये जो फर्स्ट पॉइंट है यानी अमाउंटिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं। एक इसके अंदर काउंटर ऑफ़र आ जाता है और दूसरा आपकी पार्शियल एक्सेप्टेंस आ जाती है। वहीं आपका नॉट अमाउंटिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र में लेटर ऑफ इंटेंट टू एक्सेप्ट आ जाता है, दूसरा इंक्वायरी इनटू टर्म ऑफ ऑफ़र आ जाता है और थर्ड आपका प्रोविजनल एक्सेप्टेंस आ जाता है। और वहीं जब आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होती है उसमें 2 टर्म्स आती हैं। एक आता है जब आपकी एक्सेप्टेंस कंडीशन सब्सीक्वेंट होती है और दूसरी आती है जब आप काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं केस लॉस के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ ऑफर यानी काउंटर ऑफर। देखो काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई ऑफर दिया है और बदले में आप उस ऑफर के बदले कोई न्यू ऑफर दे देते हो तो हम उसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है,
और दूसरा है आपका पार्शियल एक्सेप्टेंस। पार्शियल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब आप ऑफ़र के एक पार्ट को तो एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन ऑफ़र के दूसरे पार्ट को क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा कि आप उस घर को तो ख़रीद रहे हो 2 लाख रुपए में, लेकिन उसके साथ जो कंडीशन थी कि वो 5,000 रुपये महीना पे ही उस घर में रहता रहेगा, उस कंडीशन को रिजेक्ट कर रहे हो। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी पार्शियल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये आपके पार्शियल एक्सेप्टेंस सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1 में बात करता है। ठीक है, अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं पार्शियल एक्सेप्टेंस के अंदर। तो जो पहला केस आता है वो आपका आता है FCI वर्सेस रामकेश यादव एंड अदर्स का केस आता है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, FCI से यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है ये आपके एक सर्कुलर निकालती है। कब निकालती है, 2 फेब 1977 को एक सर्कुलर निकालती है। इस सर्कुलर के अंदर वो आपके क्या करती है, कहती है कि ऐसे जो भी वर्कर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है या फिर जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिटायर हो गए हैं वर्कर्स, उन्हीं सभी के डिपेंडेंट्स को, यानी उनके जो बच्चे हैं या भाई वगैरह हैं जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको FCI क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये एक सर्कुलर निकालती है और बाद में इसी सर्कुलर के स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए, यानी इसी सर्कुलर के स्कोप को बढ़ाने के लिए FCI 3 जुलाई 1996 को एक दूसरा सर्कुलर इशू करती है, जिसके अंदर वो आपके क्या करती है, इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देती है। यानी अब जो वर्कर डेथ हो गई है जिनकी, या फिर जो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं, या फिर ऐसे वर्कर जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट देना चाहते हैं, वो सभी अपने डिपेंडेंट्स को FCI के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी पहली 2 कंडीशन के साथ इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी गई थी। ठीक है, अब क्या होता है कि न्यू सर्कुलर जो लाते हैं जिसमें ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात करते हैं, उसमें कुछ रूल्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसकी जो एप्लीकेशन है सिर्फ वही वर्कर्स दे सकते हैं जिनकी एज 55 ईयर्स तक होगी। ठीक है, नंबर 2 कहता है कि ये जो वर्कर्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स लेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेल डिपेंडेंट्स को, यानी अपने बेटे को, भाई को, जो भी मेल होगा उसी को अपॉइंट कर सकते हैं। और थर्ड कहता है कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत कितनी है इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको जॉब की ज़रूरत है या नहीं, इस तरीके का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 होता है, यानी जो वहाँ का वर्कर होता है, वो आपके एक एप्लीकेशन दे देता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट की। ठीक है, अब आपके वॉलेंट्री रिटायरमेंट की एप्लीकेशन देते टाइम उसकी एज, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो एज होती है वो 55 ईयर्स 2 मंथ और 20 डेज़ होती है। और जो अपनी वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट की एप्लीकेशन देता है, इसके अंदर वो आपके अपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन कर देता है, जैसे कि अब वो काम करने में अनेबल है। ठीक है, वो वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट चाहता है और बदले में वो अपने बेटे रामकेश यादव, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, ठीक है, वो उसकी जगह अपॉइंट किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो ओनली द ब्रेड अर्नर है, यानी वो ही घर में इकलौता कमाने वाला है। अगर उसका बेटा अपॉइंट नहीं हुआ तो उसकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है अपनी एप्लीकेशन में FCI को कि वो उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट देके उसके बेटे का अपॉइंटमेंट कर दें। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स जो है वो अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन कर देता है। अब क्या होता है, जब आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI को वो एप्लीकेशन मिलती है तो एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट कर लेती है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को क्या कर देती है, रिटायर कर देती है। लेकिन वो आपके क्या करती है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 को रिटायर तो कर देती है, लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी रामकेश यादव का अपॉइंटमेंट नहीं करती है। जिसके बाद आपका जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 होता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पूछता है कि उसके बेटे का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया, जिसके बदले में आपका FCI रिप्लाई करती है कि आपका जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसकी एज जो है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा है और वो इस स्कीम के अंदर नहीं आता है। जिसके बाद परेशान होकर जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 होता है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी रामकेश यादव जो होता है वो आपके हाई कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जो है वो FCI के फेवर में डिसीजन दे देती है। जिसके बाद आपका रामकेश यादव और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में अपील करते हैं अपने मैटर की। ठीक है, जिसके बाद आपकी हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच होती है वो आपके रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी रामकेश यादव के फेवर में जजमेंट दे देती है। जिस जजमेंट से नाराज़ होकर FCI सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके
डिविजनल बेंच की यानी हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच जिसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 के फेवर में अपनी जजमेंट दी थी, उसकी जजमेंट को एक्सेप्ट करता है और ये हेल्ड करता है रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो एप्लीकेशन थी वॉलंटरी रिटायरमेंट की, वो एक कंडीशनल एप्लीकेशन थी, उसमें एक कंडीशन था और रिस्पोंडेंट नंबर 2 का कोई भी इंटेंशन नहीं था वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का अगर उसके बेटे का अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो, ठीक है। जिसके बदले में आपका एफसीआई सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंटेंशन देता है, आर्ग्यू करता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 का जो अपॉइंटमेंट है यानी रामकेश यादव का जो अपॉइंटमेंट है वो सर्कुलर के रूल्स के अगेंस्ट है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देते हुए ये कहता है कि हाँ एफसीआई की आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस बारे में एफसीआई को रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पहले से ही इन्फॉर्म करना था उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देने से पहले, ठीक है, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो एप्लीकेशन थी वो कंडीशनल थी, ठीक है। कंडीशनल कैसे थी? कंडीशनल ऐसे थी कि उसकी जो भी कंडीशन थी वो उसने अपनी एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन की थी, जिसके बाद एफसीआई क्या ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के एफसीआई के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की पूरी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता या फिर वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को उस एज क्राइटेरिया के बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करता और उसे सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट दे सकता है ये बात बताता, ठीक है। लेकिन एफसीआई ने ऐसा कुछ नहीं करा और ये जो आपके रिस्पोंडेंट नंबर 2 को एज के बारे में बताता और वॉलंटरी रिटायरमेंट देता है, ये काउंटर ऑफर हो जाता एफसीआई की तरफ से, जिसके बाद इसको एक्सेप्ट करना ना करना वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की चॉइस होती। लेकिन एफसीआई ने ऐसा कुछ ना करके, कोई भी कम्युनिकेशन ना करके सीधे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी, जिसके वजह से एफसीआई के इस कंडक्ट से क्लियरली पता चलता है कि उसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था और उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करा था यानी उसकी कंडीशंस को भी एक्सेप्ट किया था। इसीलिए अब एफसीआई बाउंड है कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बेटे यानी रामकेश यादव को अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो इस केस से हमें क्या पता चलता है? इस केस से हमें ये पता चलता है कि पार्शियल एक्सेप्टेंस जो होती है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती, यानी आप ऑफर के एक पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो और अदर पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और अगर ऑफरी को आपके उस ऑफर के एक पार्ट को एक्सेप्ट करना है और दूसरे पार्ट को रिजेक्ट करना है तो उसे इस बारे में ऑफरर को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जब हमारा ऑफ़र की एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं होती है लेकिन हम इसमें ऑफ़र को भी रिजेक्ट नहीं करते यानी नॉट अमाउंटिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लेटर ऑफ इंटेंट टू एक्सेप्ट। देखो ऐसे समझने में बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा, इसको बहुत ईजिली समझो कि एक ऐसा लेटर जिसमें आप अपनी इंटेंशन दिखा रहे हो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो ऐसी इंटेंशन का लेटर भी जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। देखो कभी कभी क्या होता है जब आपका ऑफरर ऑफरी को कोई ऑफर देता है तो ऑफरी ऑफरर को बदले में एक लेटर लिखती है, ठीक है, और उस लेटर में वो अपनी इंटेंशन बताती है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। अब बदले में ऑफरी ये जो ऑफरर को लेटर लिख रही है ये काउंटर ऑफर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो कोई न्यू कंडीशन इम्पोज नहीं कर रहा है, ना ही कोई नेगोशिएशन कर रहा है, वो सिर्फ प्रीवियस कंडीशंस के ही फुलफिलमेंट करने की बात करता है। अब ऑफरी ऑफरर को ये लेटर कब लिखती है? जब आपका ऑफरर जो है वो कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है या फिर ऑफरी जो है वो अपनी इंटेंशन शो करती है ऑफरर को कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी अगर ऑफरर जो है वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो, ठीक है। अब इसे समझते हैं केस लॉ से। तो देखो सबसे पहला जो इसमें केस लॉ आता है वो आता है दिबाकर स्वामी वर्सेस कैशू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का केस आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो कंपनी होती है वो आपके क्या करती है, वो एक टेंडर इशू करती है। किस चीज़ के लिए इशू करती है? कैश्यूज़ यानी काजू को प्लग तोड़ने के लिए। कब करती है? 1998 में करती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो टेंडर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेंटिफ के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता है, यानी प्लेंटिफ के अलावा इस टेंडर को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। अब प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट दोनों में ही आपके क्या होता है, डील डन हो जाती है, ठीक है। दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट करती हैं जिसके बाद एक अमाउंट जो है वो टेंडर का फिक्स कर लिया जाता है जो कि होता है 2,43,270 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो अमाउंट होता है ये दोनों पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएशन करके तय होता है कि प्लेंटिफ 1 लाख रुपीज़ जो है वो पहले पे करेगा टेंडर में पार्टिसिपेट करने के, और जितना भी बाकी अमाउंट बचता है यानी जो
1,43,270 बचते हैं वो प्लेंटिफ बाद में पे करेगा, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इस फाइनल प्राइस को, यानी जो प्राइस डिसाइड हुआ था 2,43,270 इस प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहती है, ठीक है। और इंक्रीज़ करके जो अमाउंट डिसाइड होता है वो 2,48,520 डिसाइड होता है, ठीक है। जिसके बारे में आपकी ये जो कंपनी होती है वो प्लेंटिफ को एक एक्सेप्टेंस ऑर्डर के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि अब जो फाइनल प्राइस है वो आपका 2,48,520 है। यानी कि अब आपके जो प्लेंटिफ है वो से 1,00,000 रुपये तो टेंडर के टाइम ही पे करना होता है, पार्टिसिपेट करने के टाइम, और 1,43,270 जो से बाद में पे करने होते हैं उसके अलावा उसे अब 5,250 रुपये और पे करने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो प्लेंटिफ को एक एक्सेप्टेंस ऑर्डर के थ्रू जो है इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जब आपके एक्सेप्टेंस ऑर्डर होता है उसमें ये लिखा होता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही प्लेंटिफ जितना भी अमाउंट रह रहा है, यानी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसकी पेमेंट कर देता है, उसके 3 दिन के अंदर अंदर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, आपका जो प्लेंटिफ होता है वो रिमेनिंग अमाउंट, जो भी अमाउंट रह गया होता है उस अमाउंट को पे नहीं करता है, जिसकी वजह से कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। अब क्या होता है कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से आपके जितने भी कैशू होते हैं, जितने भी काजू होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद प्लेंटिफ जो है वो आपके कंपनी से कहता है कि वो एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा है और उसका जो भी पैसा उसने पे किया है वो पैसा उसे रिटर्न कर दिया जाए। अब कंपनी जो है वो उसे उसके पैसे को वापस करने में रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। जिसके बाद आपका प्लेंटिफ जो है वो उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करता है, जिसमें वो रिस्पोंडेंट से कैसे जो मनी है वो क्लेम करता है और ये कहता है कि रिस्पोंडेंट ने उसके पैसे को फोरफीट कर लिया है, ठीक है। जिसके बाद कंपनी उड़ीसा हाई कोर्ट में ये आर्ग्यू करती है कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 4 ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 4 का टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक complaint no damage complaint shall considered after issuance of acceptance order or the after acceptance of offer। यानी आपके एक्सेप्टेंस ऑर्डर इशू करने के बाद या फिर ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी डैमेजेस कंपनी पे नहीं करेगी। जिसके बाद आपके उड़ीसा हाई कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे देती है और ये वर्डिक्ट देती है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस भेज देना ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता, उसमें उस रिटर्न डीड का एग्जीक्यूट होना भी ज़रूरी होता है। यानी एक्सेप्टेंस ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशन दिखाता है एक्सेप्ट करने की। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो जिसमें आप अपनी इंटेंशन बता रहे हो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की, तो वो लेटर भी क्या नहीं होता, वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंक्वायरी इनटू टर्म्स ऑफ ऑफ़र, जो कि सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में ही बात करता है। तो देखो इसे ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑफ़र की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस की कंफर्मेशन करने के लिए अगर कोई इंक्वायरी की जाती है तो वो इंक्वायरी भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, लेकिन वो उस ऑफ़र का रिजेक्शन भी नहीं होती है और ना ही वो कोई काउंटर ऑफ़र होती है। देखो इसे ऐसे समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया और बदले में आप मुझसे कहते हो कि कैन यू प्लीज़ रिपीट द टर्म्स, क्या आप उन टर्म्स को दोबारा बता सकते हो। तो यहाँ पे आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ना ही इसका मतलब यह है कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो बी से कहता है कि तुम मुझसे कुछ गुड्स खरीदोगे जो कि 10,000 रुपये के हैं। अब बदले में बी कहता है अच्छा तुम गुड्स कब तक डिलीवर करोगे, या फिर अच्छा एक बार फिर से बताना कि तुमने क्या प्राइस बताया था। तो यहाँ पे बी ये जो सवाल कर रहा है ए से, तो वो यहाँ पे
इंक्वायरी कर रहा है उस ऑफ़र की, वो यहाँ पे ना ही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही वो उस ए के ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है और ना ही वो यहाँ पे कोई काउंटर ऑफ़र दे रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ए के द्वारा दिए गए ऑफ़र की इंक्वायरी कर रहा है। तो ऐसी इंक्वायरी भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इसमें जो केस लॉ आता है वो यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड अनदर वर्सेस गोयल इलेक्ट्रिक स्टोर्स का केस आता है। अब इस केस में एपिलिएंट नंबर 2 होता है, जो कि एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है और वो आपके इनविटेशन देता है टेंडर का फॉर सेलिंग सम गुड्स, ठीक है, जो कि इनविटेशन आपके रिस्पोंडेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जिसके बाद रिस्पोंडेंट अपना टेंडर जो है वो आपके एपिलिएंट नंबर 2 को भेज देता है, लेकिन रिस्पोंडेंट के टेंडर में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जिसके बाद एपिलिएंट नंबर 2 रिस्पोंडेंट को एक लेटर भेजता है और उससे कहता है कि तुम मेरे इन सवालों का जवाब दे दो और जो भी कन्फ्यूजन या करेक्शन है उसे क्लियर कर दो। जिसके बाद रिस्पोंडेंट जो है वो आपके क्या करता है कि जो भी करेक्शन होती है उन करेक्शन को कर देता है और एपिलिएंट ने जो भी सवाल करे होता है उन सवालों का जवाब दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद एपिलिएंट नंबर 2 जो है वो रिस्पोंडेंट को और जो भी अदर पार्टीज़ होती हैं जो उस टेंडर के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके अपने टेंडर्स भेजते हैं उन सभी को एक लेटर भेजता है और कहता है कि वो सब अपने फ्रेश और रिवाइज टेंडर्स जो हैं एक बार फिर से एपिलिएंट को भेज दें। हम जैसे ही रिस्पोंडेंट को वो लेटर रिसीव होता है तो रिस्पोंडेंट ट्रायल कोर्ट में एक सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट एपिलिएंट, जिसमें वो ट्रायल कोर्ट से डिमांड करता है कि आपके न्यू टेंडर्स को रेस्ट्रेन कर दिया जाए और आपके एपिलिएंट को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स को रिस्पोंडेंट को ही सेल करे। अब ट्रायल कोर्ट जो है वो सारा मामला सुनने के बाद रिस्पोंडेंट के फेवर में केस जजमेंट दे देता है और आपके ये ऑर्डर करता है कि जितने भी गुड्स हैं वो सारे रिस्पोंडेंट को दिए जाएंगे और आपके इंजेक्शन का ऑर्डर दे देता है न्यू टेंडर्स को रेस्ट्रेंट करने के लिए। जिसके बाद एपिलिएंट 2 जो है वो हाई कोर्ट में अपील करता है, ठीक है, कंटेंशन देता है कि उसके और रिस्पोंडेंट दोनों के बीच में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, जिसके बाद रिस्पोंडेंट के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो उसे इंजेक्शन के लिए स्यू कर सकें। जिसको रिस्पॉन्स देते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 ये कंटेंशन देता है कि नहीं, हमारे और एपिलिएंट 2 दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। कैसे था कि हम दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की। कैसे हुई थी? उस लेटर को जो कि एपिलिएंट नंबर 2 ने किसे भेजा था, रिस्पोंडेंट को भेजा था करेक्शन करने के लिए और जो भी मिस्टेक्स थी उनका आंसर देने के लिए। तो वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी जो कि एपिलिएंट के द्वारा थी। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि चलो अगर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है तो आपके जो टेंडर रिस्पोंडेंट के द्वारा भेजा गया था एपिलिएंट नंबर 2 को वो ऑफर था और वो जो सेम लेटर एपिलिएंट नंबर 2 ने भेजा था रिस्पोंडेंट को करेक्शन के लिए वो एक काउंटर ऑफर था और उस लेटर का रिप्लाई देते हुए और करेक्शन करते हुए उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट किया था किसने, रिस्पोंडेंट ने। तो इस तरीके से आपके क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो रिस्पोंडेंट कहता है कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आपके सिचुएशन नंबर 1 चाहे सिचुएशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी तरीके से देख लो, हम दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। अब आपके कोर्ट के पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो थे वो क्रिएट हो जाते हैं, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। नंबर 2 ये होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अगर है कोई कॉन्ट्रैक्ट तो वह इन दोनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। तो जिसके बाद आपका जो हाई कोर्ट है वो ये वर्डिक्ट देते हुए कहता है कि एपिलिएंट और रिस्पोंडेंट दोनों के बीच में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो इंजंक्शन ट्रायल कोर्ट ने इशू किया है वो आपके इनवैलिड है। और इसका रीज़न देते हुए ये कहती है कि एपिलिएंट नंबर 2 ने जो लेटर भेजा था रिगार्डिंग करेक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ मिस्टेक वो ना ही कोई एक्सेप्टेंस थी और ना ही वो कोई काउंटर ऑफर था। वो लेटर सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी जिसमें वो आपके क्लैरिफिकेशन और आपके करेक्शन करवाना चाहते थे, आपको एक चांस दे रहे थे कि आप उसमें करेक्शन कर सको ताकि वो आपके दिए गए टेंडर को क्या कर सकें, कंसीडर कर सकें। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो एपिलिएंट नंबर 2 के फेवर में जजमेंट देती है, ठीक है।
अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में वो आता है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। देखो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में बात करता है, ठीक है। देखो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब होती है कि ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि प्रेजेंट में तो है लेकिन फ्यूचर में वो चेंज हो सकती है, यानी अभी तो वो है एक्सेप्टेंस लेकिन बाद में वो एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ जो कि टेम्प्ररी है, यानी समथिंग इज टेम्प्ररी, जो कि टेम्प्ररी पीरियड के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बात करूँ तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ऐसी एक्सेप्टेंस जो टेम्प्ररी होती है, सिर्फ अभी के लिए होती है, इसे किसी फाइनल अप्रूवल के यानी फाइनल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी आपकी एक एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, यानी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अब प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं, यानी दोनों पार्टीज़ के ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं होती जब तक कि वो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो किसी फाइनल अप्रूवल तक ना पहुंच पाए। यानी ऐसी एक्सेप्टेंस, जिस एक्सेप्टेंस को किसी और को अप्रूव्ड करना है, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस अप्रूव्ड नहीं होगी जब तक दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। और सेकंड फीचर इसका ये आता है कि दोनों पार्टीज़ ही फ्री होती हैं कि वो अपने ऑफ़र को रिपील कर सकती हैं और अपनी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को भी रिपील कर सकती हैं, रिजेक्ट कर सकती हैं उसके फाइनल अप्रूवल होने से पहले। यानी ऐसी एक्सेप्टेंस जो अभी अप्रूव्ड नहीं है उसे कोई और अप्रूव्ड करेगा तो उस किसी और के अप्रूव्ड होने से पहले दोनों ही पार्टीज अपने ऑफर को और अपनी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को वापस ले सकती हैं, ठीक है। अब इसमें जो केस आता है वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस नारायण सिंह का केस आता है। देखो इस केस को समझने से पहले दो टर्म समझ लेते हैं कि ऑक्शन सबको पता है ना क्या होता है। तो ऑक्शन की जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं या फिर ऑक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है वो आपकी इनविटेशन टू ऑफर होती है, और जो पर्सन उस ऑक्शन में बोली लगाता है, बिड लगाता है, उसे हम ऑफर कहते हैं, ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, एक कलेक्टर होता है और वो एक लिकर शॉप का ऑक्शन कर रहा होता है। इस लिकर शॉप के ऑक्शन की एक कंडीशन होती है कि कलेक्टर जिसकी भी बिड एक्सेप्ट करेगा उसकी बिड जो है वो आपके चीफ कमिश्नर के द्वारा कंफर्म की जाएगी, यानी वो आपकी जो बिड एक्सेप्ट होगी उसे चीफ कलेक्टर जो होगा, चीफ कमिश्नर जो होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा। अब आपके जो एस नारायण सिंह होते हैं वो भी अपनी बिड लगाते हैं, यानी जो रिस्पोंडेंट होता है वो भी अपनी बिड लगाता है और कलेक्टर उसकी बिड को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से रिस्पोंडेंट अपनी बिड को विड्रॉ कर देता है, ठीक है, जिसके बाद कलेक्टर को दोबारा से ऑक्शन करवानी पड़ती है और वो सेकंड ऑक्शन में जो दोबारा ऑक्शन लगती है, बिड होती है, उस बिड में ये कंडीशन लगता है कि जो भी बिडर यानी जो भी बोली लगा रहा है अगर वो अपनी बिड को विड्रॉ करेगा तो जो भी न्यू बिड लगेगी उसकी कॉस्ट जो है, जो भी नई बोली लगेगी उसकी कॉस्ट उस विड्रॉ करने वाले बिडर को पे करनी होगी। तो इस कंडीशन के थ्रू आपका जो कलेक्टर होता है वो रिस्पोंडेंट से कहता है कि वो आपके उस नेक्स्ट न्यू बिड का जो अमाउंट है वो पे करे, जिसके बाद रिस्पोंडेंट उस अमाउंट को पे करने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है और एक सूट फाइल करता है लोअर कोर्ट के अंदर। अब ये लोअर कोर्ट जो है वो आपके रिस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट दे देता है, जिसके बाद इसकी अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में ये कहता है कि रिस्पोंडेंट जो था वो लाइबल होता पे मनी, उस अमाउंट को, न्यू बिड के अमाउंट को पे करने में लाइबल होता अगर उसकी बिड को वैलिड एक्सेप्टेंस मिली होती तो। यानी रिस्पोंडेंट की जो बिड एक्सेप्ट हुई थी वो आपकी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी बिड जो थी वो आपके चीफ कमिश्नर के द्वारा कंफर्म्ड नहीं हुई थी, उसे चीफ कमिश्नर ने अपनी कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। तो ये कहता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो लाइबल नहीं है कोई भी अमाउंट पे करने में, क्योंकि उसकी बिड को फाइनल अप्रूव्ड ही नहीं हो पाई थी। वो किससे नहीं हो पाई थी? चीफ कमिश्नर से, और चीफ कमिश्नर की कंफर्मेशन अप्रूवल के बिना आपकी रिस्पोंडेंट की जो बिड थी वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजनल एक्सेप्टेंस थी, ठीक है। और वो एक प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जो है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है और ना ही वो किसी पार्टी को बाउंड करती है, ठीक है। यानी दोनों पार्टीज़ ही आपकी फ्री थी कि वो अपने अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को ही विड्रॉ कर सकती हैं जब तक कि उसको फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट के पास यानी एस नारायण सिंह के पास ये राइट था कि वो अपनी बिड को विड्रॉ कर सकते हैं जब तक कि वो बिड चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होती है, ठीक।
ठीक है। जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है इस टॉपिक का, वो आता है कि जब आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है, यानी एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एक्सेप्टेंस विद कंडीशन सब्सिक्वेंट। देखो इस टर्म का मतलब ये होता है, देखो ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ठीक है। अब ऑफरी जो है वो बदले में ऑफरर को कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे सकती जिससे कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का या फिर पूरे के पूरे ऑफर का मतलब ही चेंज हो जाए, ठीक है। यानी ऑफरी ऑफरर को कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे सकती जिससे जो ओरिजिनल कंडीशन है ऑफर की वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये भी सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में ही बात करता है कि ऑफरी ऑफरर को ऐसी कंडीशन तो पुट कर सकती है कि जो ओरिजिनल कंडीशन को चेंज ना कर रही हो, या फिर ऐसी कंडीशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन करने में मदद कर रही हो। तो ऐसी कंडीशन जो होती हैं वो आपके, ऐसी एक्सेप्टेंस जो होती हैं वो आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होती हैं और ना ही वो आपके काउंटर ऑफर होती है, जब बल्कि वो एक्सेप्टेंस एक एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस विद कंडीशन सब्सिक्वेंट, जो कि वैलिड होती है। अब इसमें जो पहला केस आता है वो एसटी के स्टीफल्स वर्सेस एमपीसी मैकस्टिक का केस आता है। इस केस में प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को एक ऑफर देता है कुछ गुड्स को परचेज करने का। अब इस ऑफर में क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी ऑफर से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो क्लियरली मेंशन होते हैं। अब आपका जो डिफेंडेंट होता है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके प्लेंटिफ को ये रिप्लाई देता है कि वो आपके 25 तारीख तक 25,000 रुपये उसे पे कर दे, अदरवाइज उसकी एक्सेप्टेंस को ये माना जाएगा कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लिया है। अब ये मैटर, इनमें कुछ आपस में प्रॉब्लम होती है और मैटर कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट ये कहती है कि दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था और ये जो स्टेटमेंट थी उस एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने वाली, ठीक है, वो सिर्फ वो एक कोई काउंटर ऑफर नहीं था। उसका मतलब सिर्फ यही था कि डिफेंडेंट को अगर पैसा अपने टाइम पे नहीं मिला तो वो ये तो प्लेंटिफ ये फ्री है सोचने के लिए कि उसने उसकी ऑफर को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक्सेप्टेंस विद काउंटर ऑफर। ये भी सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 की बात करता है और आपके काउंटर ऑफर की एक्सेप्टेंस भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। देखो बेसिकली काउंटर ऑफर जो होता है वो एक न्यू ऑफर होता है, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ऑफर दिया और बदले में आपने मुझे एक ऑफर दे दिया, तो जो आप मुझे ऑफर दे रहे हो वो एक काउंटर ऑफर होगा। तो ये एक न्यू ऑफर होता है और ये जो मेरा ओरिजिनल ऑफर था उसके रिजेक्शन होते हैं। यानी ए ने जो बी को ऑफर दिया था आपने उसको रिजेक्ट करके अपना एक ऑफर ए को दे दिया, तो जो ओरिजिनल ऑफर ए ने बी को दिया था उसको रिजेक्ट करके आप एक न्यू ऑफर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीदोगे, बी कहता है नहीं यार 2 में तो नहीं, मैं 1.5 लाख रुपए में खरीद लूँगा। तो यहाँ पे ये जो आप 1.5 लाख रुपए का दे रहे हो ये आप क्या दे रहे हो, ए को एक न्यू ऑफर दे रहे हो, ठीक है। और अगर आपका ओरिजिनल ऑफर यानी यहाँ पे ए जो है वो बी के उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके ए और बी दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और ये काउंटर ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बनता है। और ऐसी एक्सेप्टेंस जो है एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती है जिसे हम एक्सेप्टेंस विद काउंटर ऑफर कहते हैं। इसमें जो केस आता है वो आपका बटलर मशीन टूल कंपनी लिमिटेड वर्सेस एक्सेलो कॉरपोरेशन इंग्लैंड लिमिटेड का केस आता है। अब इसमें जो प्लेंटिफ कंपनी होती है वो रिस्पोंडेंट कंपनी को एक ऑफ़र देती है मशीन्स को सेल करने का, ठीक है। और ये जो ऑफ़र लेटर देती है उसमें एक प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज को ऐड कर देती है। देखो प्राइस वैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आप जो है फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है। अब मैंने आपसे गुड्स खरीदे आज की तारीख में, बट प्राइस वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप जो प्राइस पे करोगे मुझे गुड्स का वो आप मुझे उस टाइम के अकॉर्डिंग करोगे जिस टाइम डिलीवरी होगी। मानो आपने मुझसे आज कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है, और आपकी जो डिलीवरी है वो 1 साल बाद होनी है, तो उस गुड्स की 1 साल बाद जो प्राइस होंगे आप मुझे उस प्राइस के अकॉर्डिंग पे करोगे, ना कि आज के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यही प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज होता है। जैसे आज मशीनें जो थी वो आपने आज मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा और उस मशीन का प्राइस 100 रुपये था, ठीक है। अब आप डिलीवरी जो है वो मैं कितने कर रही हूँ, 5 महीने बाद कर रही हूँ, तो 5 महीने बाद उस मशीन का प्राइस 2,000 रुपये हो जाएगा। तो आप मुझे 1,000 रुपये के हिसाब से नहीं, उस 2,000 रुपीज़ के हिसाब से पे करोगे। तो ये होता है प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज, ठीक है।
तो जिसका रिप्लाई करते हुए प्लेंटिफ जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके ए से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन बिना प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज के करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो पी को भेज देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को साइन कर दो ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर सकें, ठीक है। अब और साइन करने के बाद तुम इस स्लिप को मुझे वापस भेज देना। अब प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ जो है वो रिस्पोंडेंट की उस भेजी गई एक्नॉलेजमेंट स्लिप को साइन कर देता है और उसे भेज देता है, और उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ एक लेटर भेज देता है जिसमें वो ये कहता है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज ही होगा। यानी वो अपनी उस प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज की शर्त को फिर से उस लेटर के ऊपर लिख के भेज देता है। अब क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है वो रिस्पोंडेंट से कहता है कि तुम्हारी मशीन डिलीवरी के लिए रेडी हैं, तुम डिलीवरी ले लो, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से जो रिस्पोंडेंट होता है वो डिलीवरी ले ही नहीं पाता। जिसके बाद प्लेंटिफ जो है वो रिस्पोंडेंट से कहता है कि तुम जो भी इंक्रीज प्राइस था, ठीक है, वो मुझे पे कर दो। रिस्पोंडेंट जो होता है वो उस प्राइस को पे करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, ठीक है। जिसके बाद प्लेंटिफ जो है वो आपके कोर्ट में एक सूट फाइल करता है, ठीक है, जिसके रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। अब आपका कोर्ट जो है वो आपके रिस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट देते हुए ये हेल्ड करता है कि सबसे पहले प्लेंटिफ ने जो ऑफर दिया था प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज का, वो एक ऑफर था, और बदले में रिस्पोंडेंट जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है विदाउट प्राइस वैल्यूएशन क्लॉज, वो एक काउंटर ऑफर था, और उस काउंटर ऑफर को प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया था उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को साइन करके भेज के, ठीक है। अब ये जो लेटर उसने भेजा था, अब उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ जो उसने वो लेटर भेजा था वो इममटेरियल है, उसका कोई मतलब नहीं था। अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना था तो तुम एक्नॉलेजमेंट स्लिप साइन नहीं करते, उस लेटर को स्लिप के साथ भेजने का कोई मतलब ही नहीं था, वो इममटेरियल था। क्योंकि अगर प्लेंटिफ को उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना था तो उसे ये बात उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को सिग्नेचर करने से पहले करनी चाहिए थी। मतलब उसने जो अपनी कंडीशंस थी, यानी रिस्पोंडेंट ने अपनी जो कंडीशंस थी वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने से पहले मेंशन कर दी थी। अगर प्लेंटिफ को भी करनी थी तो प्लेंटिफ उसे पहले करता एक्नॉलेजमेंट स्लिप साइन करने से पहले, ठीक। ओके, सो यहाँ पे हमारे टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और केसेस की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में डाल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजीली हो, आप इन्हें आराम से पढ़ सकें और लिख सकें। उसके अलावा अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स को बाय करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्राइस एंड अदर डिटेल्स के लिए DM कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।